Hello everyone, welcome to Commerce Learning Classes. Today we are going to start financial statement of not-for-profit organization. Not-for-profit organization होता क्या है? ये एक्चुअली वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बिना किसी प्रॉफिट मोटिव के सिर्फ अपनी सर्विस प्रोवाइड करती हैं। जैसे हमने क्लास 11th में फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप किया था, ये काफी कुछ उससे मिलता जुलता है। बस इसमें डिफरेंस क्या है कि सोल प्रोप्राइटरशिप जो हमने किया था उसमें जो फर्म होती है उसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है, लेकिन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो मोटिव होता है वो सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है। ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं और इनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, सिर्फ सोशल वेलफेयर के लिए अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है। सो these organizations are set up with the objective to further cultural, educational, health, religious, public services to public or to members etc. मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो अपने मेंबर्स के लिए या पब्लिक के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं एंड विदाउट द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। और इनका जो मोटिव होता है, इनका जो पर्पस होता है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। इसमें एग्जांपल्स में आप ले सकते हैं, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल हैं, सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ क्लब्स होते हैं, लाइब्रेरीज होती हैं, ये सब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में आते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनपीओ एंड बिजनेस फर्म? On the basis of motive, the motive of NPOs are welfare of public or members, and there is no motive for profit. जो NPOs होते हैं वो पब्लिक या फिर अपने members के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, प्रॉफिट के लिए नहीं। But the main motive of the business firm is to earn profit. Next is sources of funds. The source of funds for NPOs are membership fees, subscription, donation, surplus from operations. लेकिन जो business firm का sources of funds होता है, that is capital by the proprietor or partners or shareholders. In NPOs, basic financial statements are receipts and payment account, income and expenditure account, and balance sheet. And for business firm, the financial statements are trading account, profit and loss account, and balance sheet. Surplus और profit, जो NPOs का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है, उनका जो बैलेंस होता है वो आइदर सरप्लस होगा और डेफिसिट होगी। तो बैलेंस ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज ईदर सरप्लस और डेफिसिट। इफ इनकम इज मोर देन expenditures, then the NPO will have surplus, and if the amount of expenditure is more than the income, then there will be a deficit. In business firm, the balance of profit and loss account is either net profit or net loss. अगर business firm में profit and loss account में हमारा जो credit side है, if it is more than the debit side, then there will be a profit, and if the debit side is more than the credit side, then there will be a net loss. Distribution of surplus or profit. The surplus of NPO is not distributed among its members. जो NPOs का surplus होता है ये members को distribute नहीं किया जाता, ये further welfare के लिए यूज किया जाता है। लेकिन जो प्रॉफिट होता है बिजनेस फर्म का, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स मेंबर्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ, जिस तरह से हमने बिजनेस फर्म का जिनका प्रॉफिट मोटिव होता है, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना सीखा था क्लास 11th में, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो इसी तरीके से एनपीओ में हम जो स्टेटमेंट्स बनाते हैं, दैट इज रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड
बैलेंस शीट। तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है दैट इज एज सिमिलर एज कैश बुक। जैसा हम कैश बुक बनाते थे वैसे ही हम रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम जितनी भी रिसीप्ट्स होती हैं, कैश और बैंक रिसीप्ट्स, वो रिसीप्ट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, और जितनी भी पेमेंट्स होती हैं आइदर इट इज इन कैश और पेमेंट, वो हम पेमेंट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो इट इज सिमिलर टू कैश बुक। लेकिन कैश बुक जैसे डेली बेसिस पे बनाई जाती है, ये डेली बेसिस पर नहीं बनाया जाता। रिसीप्ट एंड पेमेंट डेली बेसिस पर नहीं बनता है। नेक्स्ट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इट इज मच सिमिलर लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्रेडिट साइड में सारे अपने रेवेन्यूज और इनकम शो करते थे, इसमें भी हम इनकम साइड एंड क्रेडिट साइड में सारी इनकम शो करेंगे, और एक्सपेंडिचर साइड में हम सारे एक्सपेंसेस मेंशन करेंगे। और इसमें जितने भी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो शो करते हैं वो करंट पीरियड के शो करते हैं। जो हमारा करंट ईयर होगा हम उसके जितने भी एक्सपेंसेस और इनकम होंगे वो रिकॉर्ड करेंगे। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में हम जो भी हमारी असेट्स होंगी और जो भी हमारे फंड्स या आउटसाइडर लायबिलिटीज होंगी वो रिकॉर्ड करेंगे। तो जैसे हमने बिजनेस फर्म में किया था कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीप्ट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीप्ट्स, ये उसी तरह से हम यहां पर भी करेंगे कि जो हमारे रेवेन्यू रिसीप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंसेस होंगे वो हम कहां रिकॉर्ड करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। जो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे यानी कि जो रिकरिंग बेसिस पर नहीं है, जो वन टाइम है या व्हेन इट इज यूज्ड फॉर लॉन्ग टाइम, तो देन दैट विल बी कंसीडर्ड इन बैलेंस शीट, नॉट इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसी तरीके से जो हमारी कैपिटल रिसीप्ट्स होंगी वो हम बैलेंस शीट में शो करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो नहीं करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस की तरह ही इसमें सिर्फ हम रेवेन्यू रिसीप्ट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस शो करेंगे। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। Receipt and payment account is a summary of cash including bank receipts and payment during an accounting period. Receipts and payments being shown under appropriate heads of the accounts. Receipt and payments account जो है ये कैश और बैंक की जो रिसीप्ट एंड पेमेंट होती है उनकी एक समरी होती है अकाउंटिंग पीरियड के अंदर। तो इसको हम बनाते कैसे हैं, तो जो फॉर्मेट होता है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का दैट इज लाइक receipts and payment account. This is credit side, this is debit side, receipts, ये रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो हम बनाते हैं दैट इज फॉर द ईयर एंडेड। जो भी हमारा अकाउंटिंग पीरियड होगा उसके ईयर एंडेड हम यहां लिख देंगे, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हमारा आता है ओपनिंग बैलेंस, कैश और बैंक का। बाकी जितनी भी रिसीप्ट एंड पेमेंट है वो हम रिकॉर्ड कर देंगे। और यहां लास्ट में हमारा आता है बाय क्लोजिंग बैलेंसेस, कैश और बैंक।
So this is the format of receipt and payment account. For income and expenditure account. Income and expenditure account is prepared at the end of the accounting period, matching revenue receipts with revenue expenses to determine surplus or deficit. तो जो भी हमारी रेवेन्यू रिसीप्ट्स होती हैं उन्हें हम इनकम साइड्स में शो करते हैं और जितने भी हमारे रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें हम एक्सपेंडिचर साइड में शो करते हैं और उसके बाद हम सरप्लस या डेफिसिट कैलकुलेट करते हैं. तो इसका जो फॉर्मेट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, इट इज लाइक, ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस की तरह ही हम बनाते हैं. यहां ऊपर नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होगा, किस ऑर्गेनाइजेशन का बना रहे हैं. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये भी फॉर द ईयर एंडेड क्रेडिट डेबिट साइड. यहां हमारे सारे एक्सपेंडिचर्स होंगे, यहां सारी इनकम्स. तो जो हमारी रेवेन्यू रिसीप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंसेस होंगे वो सिर्फ हम फॉर द गिवन पीरियड ही कैलकुलेट करते हैं. मतलब जो अगर हमें प्रीवियस ईयर के या कमिंग जो हमारा ईयर है उसके हमें कोई भी रिसीप्ट्स या एक्सपेंसेस होंगे तो वो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो नहीं करेंगे. पर्टिकुलरली जो करंट पीरियड है हमारा जिसका हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं, हम उसी की जो रेवेन्यू रिसीप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंसेस है वो रिकॉर्ड करेंगे इसमें. इन बैलेंस शीट में भी हम जैसे बनाते थे बिजनेस फर्म का वैसे ही बनाना है. यहाँ हम असेट्स रिकॉर्ड करेंगे और यहाँ लायबिलिटीज. लायबिलिटीज में सबसे पहले हम जो जनरल फंड होता है, जनरल फंड, इसे हम कैपिटल फंड भी कहते हैं, ये रिकॉर्ड करेंगे. फिर हमारे कोई स्पेसिफिक फंड दिए हों जैसे बिल्डिंग फंड, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट फंड, कोई भी अगर हमें पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक अगर हमें फंड गिवन है तो वो हम लायबिलिटीज साइड में रिकॉर्ड्स करेंगे. और असेट्स में हम सारी अपनी असेट्स लिखेंगे. फॉर एग्जांपल बिल्डिंग, इसमें अगर कोई डेप्रिसिएशन होगा तो वो लेस कर देंगे. फर्नीचर, कैश बैलेंस और कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, ये सब हमारे असेट्स में आएंगे. So this is the format of balance sheet for NPO. नेक्स्ट ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमें एनपीओ की अकाउंटिंग के लिए समझनी जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट वन इज एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस. किसी भी जो हमारे जैसे कोई क्लब है तो हम उसमें एक एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस देते हैं, या हॉस्पिटल है वहां एक एडमिशन फीस देते हैं, बहुत स्मॉलर सा अमाउंट होता है. तो दैट इज
ये हमारी रेवेन्यू नेचर की होती हैं और इसे हम शो करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड में शो करेंगे। सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन इज, ये भी हमारे रेवेन्यू नेचर के हैं। जैसे किसी क्लब की हमने मेंबरशिप ली, तो जो हम मंथली या एनुअली जो एक चार्जेस पे करते हैं, जो हमें जब तक उनकी मेंबरशिप हम यूज करेंगे, हमें एक टाइम पीरियड पर वो चार्जेस, वो सब्सक्रिप्शन फीस पे करनी होगी। तो सब्सक्रिप्शन ये हमारा जो करंट पीरियड का होगा सिर्फ, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। अब इसमें क्या होता है, तो हम ये जो सब्सक्रिप्शन लेते हैं, ये हम करंट जो पीरियड का होगा, जो हमारे करंट ईयर का है, सिर्फ वही उसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में मेंशन करेंगे। जैसे टोटल सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कि जो भी अमाउंट हमारा रिसीव हुआ है, तो उस टोटल सब्सक्रिप्शन में से हम अगर कुछ प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग था वो रिसीव हुआ है, तो वो लेस हो जाएगा। अगर नेक्स्ट ईयर का एडवांस रिसीव हुआ है, तो वो भी लेस हो जाएगा। इसमें ऐड होगा हमारा आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। जो हमारा करंट ईयर है उसका अगर कुछ आउटस्टैंडिंग है तो वो इसमें ऐड हो जाएगा। और अगर पिछली बैलेंस शीट में, जो हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट में कुछ गिवन है कि प्रीपेड सब्सक्रिप्शन है या सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर करंट ईयर है, तो वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो जो ये कैलकुलेट करके अमाउंट होगा, दैट विल बी कंसीडर्ड इन सब्सक्रिप्शन हेड in income and expenditure account on credit side, means in income side. लाइफ मेंबरशिप फीस, ये है कि पूरी लाइफ टाइम के लिए हम मेंबरशिप जो ले रहे हैं और उसके लाइफ टाइम के लिए हम जो सर्विसेज अवेल करेंगे उसके लिए फीस दे रहे हैं, तो इट इज ऑफ कैपिटल नेचर की है, तो इसे हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? बैलेंस शीट में। नेक्स्ट है, ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में हम रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट इज डोनेशन। डोनेशन इज ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन इज जनरल डोनेशन एंड नंबर टू इज स्पेसिफिक डोनेशन। अगर डोनेशन जो रिसीव्ड हुई है एनपीओ को उसका कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है, या डोनेशन करने वाले ने कोई अपना स्पेसिफिक पर्पस नहीं दिया कि वो इस पर्पस के लिए डोनेशन कर रहा है, देन इट विल बी कंसीडर्ड इन जनरल डोनेशन, और इसे हम इनकम एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। बट इफ द डोनेशन इज फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, कि किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए डोनेशन की गई है, फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल को डोनेशन मिली है चिल्ड्रन वार्ड कंस्ट्रक्ट करने के लिए, देन दिस अमाउंट विल बी स्पेसिफिक डोनेशन, और ये सिर्फ चिल्ड्रन वार्ड की कंस्ट्रक्शन में ही यूज किया जाएगा अमाउंट। तो दिस टाइप ऑफ अमाउंट और दिस टाइप ऑफ फंड इज recorded in liability side of balance sheet.
अगर कोई भी फंड स्पेसिफिक पर्पस के लिए रिसीव होता है तो उसे हम उस स्पेसिफिक पर्पस का एक अकाउंट और उसका हेड बनाकर उसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट इज लीगेसी। लीगेसी इज अ डोनेशन which is received under the will of a deceased person। जब किसी पर्सन की डेथ के बाद उसके विल के अकॉर्डिंग हमें डोनेशन मिलती है किसी एनपीओ को, तो दैट इज कंसीडर्ड एज लीगेसी। ये लीगेसी भी टू टाइप्स की हो सकती है। अगर जो उन्होंने डोनेशन का कोई पर्पस नहीं दिया है, देन इट विल बी कंसीडर्ड इन जनरल डोनेशन, और if it is given for any specific purpose और विल में मेंशन है कि ये जो अमाउंट है डोनेशन का ये इस पर्पस के लिए ही यूज होना है, तो जब स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज करेंगे तो इसे लायबिलिटी साइड में शो करेंगे बैलेंस शीट की। और इफ इट इज फॉर जनरल पर्पस और इफ नथिंग इज मेंशन्ड इन द विल and the amount is donated to a NPO, then also it will be considered as general donation and will be recorded in income and expenditure account as income on credit side of income and expenditure account. Next is grant। grant जब किसी एनपीओ को रिसीव होती है तो इट इज फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, जैसे कुछ मटेरियल परचेस करने के लिए अमाउंट ग्रांट किया गया, तो दैट ग्रांट इज अ कैपिटल रिसीप्ट और इसे हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं ऑन लायबिलिटी साइड। सेल ऑफ यूज स्पोर्ट्स मटेरियल, इसे हम दो तरह से रिकॉर्ड करते हैं। फर्स्ट केस है अगर हमने ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल जो है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट किया हुआ है, तो हम उसको जो सेल होगा स्पोर्ट्स मटेरियल का उसे एज इनकम शो करेंगे। If it is debited to income and expenditure account, अगर consumed material के हेड में हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करते हैं इसे, देन जो इसके सेल से जो हमें सेल प्रोसीड जो अमाउंट हमें मिलेगा दैट विल बी रिकॉर्डेड इन एज इनकम इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बट इफ इट वाज रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट, अगर ये बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड था देन हम एज अ गेन और लॉस हम इसको शो करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। अगर सेल प्रोसीड जो है वो बुक वैल्यू से ज्यादा होगी तो हमें गेन ऑन सेल होगा, तो हम उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम हेड में शो करेंगे। बट इफ बुक वैल्यू is more than sale proceed, then book value minus sale proceed, that will be deficit or loss on sale of old sports material will be recorded in income and expenditure account on expenditure side. Sale of old asset,
पुरानी असेट्स को अगर हम बेचते हैं तो स्पोर्ट्स मटेरियल की तरह ही अगर सेल प्रोसीड बुक वैल्यू से ज्यादा है तो गेन होगा, और गेन को हम दिखाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम हेड में। इफ सेल प्रोसीड is more than book value, but if there is a loss on sale of old asset, means book value is more than sale proceed, then it will be shown in income and expenditure account, in expenditure side. Okay. Next term is sale of old newspaper. ओल्ड न्यूज़पेपर है तो इसे हम इनकम में शो करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। नेक्स्ट इज ऑनोरेरियम। दिस इज एन अमाउंट पेड एज अ ग्रेटिट्यूड to a guest teacher for providing a special lecture in the club or in the hospital. हम अगर किसी भी टीचर को या किसी कोच को किसी स्पेशल लेक्चर देने के लिए बुलाते हैं तो उसके लिए जो फीस पे की जाती है as gratitude towards his services, then it is called honorarium and it is recorded as expenditure in income and expenditure account. Revenue expenses हम रिकॉर्ड करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। फॉर एग्जांपल टेलीफोन बिल्स, स्टेशनरी परचेज, ऑल दिस मटेरियल। रेवेन्यू रिसीप्ट्स को हम रिकॉर्ड करते हैं, ये हमारे डेबिट साइड पे रिसीव्ड रिकॉर्ड होंगे जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंसेस होंगे। रेवेन्यू रिसीव्ड्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होंगी। कैपिटल रिसीव्ड्स हमारी लायबिलिटी साइड्स में रिकॉर्ड की जाती हैं। इन बैलेंस शीट। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं दैट आर रिकॉर्डेड ऑन असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड, कि हमने कोई जो गुड्स हैं वो कंज्यूम की हैं एक गिवन पीरियड में, जो करंट पीरियड में, करंट ईयर में हमने कितनी गुड्स कंज्यूम की हैं वो हम कैलकुलेट करते हैं। इसमें हम कैलकुलेट करते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ गुड्स। इसमें जैसे अगर कोई स्पोर्ट्स क्लब है तो स्पोर्ट्स मटेरियल होगा, अगर हॉस्पिटल्स वगैरह हैं तो वहां पर हर आइटम के जैसे अलग हेड बनते हैं, जैसे स्टेशनरी है तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टेशनरी भी हो सकता है। तो इसमें आएगा ओपनिंग बैलेंस ऑफ गुड्स, ऐड करेंगे हम इसमें जो परचेजेस होंगी और लेस करेंगे क्लोजिंग बैलेंस। और जो अमाउंट आएगा दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड और मटेरियल कंज्यूम्ड। इसे हम रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड ऑफ income and expenditure account. These are the basic terms which are related to NPO and very much needed to understand for accounting of not for profit organization. In next video, we will do some practical question related to this topic. So this is it for today. Take care. Stay safe and have a nice day. Thank you.